Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. Now today we are going to start a fresh unit that is chemical kinetics. Is it clear? तो बच्चों chemical kinetics में basically we discuss about number 1 rate of reaction. हम डिस्कस करते हैं बच्चों rate of reaction के बारे में. We discuss about order of reaction and we discuss about the molecularity of reaction. इस तीन चीज के बारे में बच्चों we discuss here. Rate of reaction, order of reaction and molecularity of reaction. First of all बच्चों इसमें ये पूछा जाता है how many type of reactions are there. जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो ये पूछा जाता है how many type of chemical reactions are there. Type of chemical reactions are there. Chemical reactions are there. ये बच्चों जो पूछा गया हमें क्वेश्चन ये पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. तो बच्चों रिएक्शन होती है नंबर 1 होती है फास्ट रिएक्शंस जो बहुत तेजी से होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस. आपको मालूम है ये जो रिएक्शंस होती हैं गेट्स कंप्लीटेड इन पिको सेकेंड, गेट्स कंप्लीटेड इन पिको सेकेंड्स. यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिको सेकेंड्स बच्चों? 10⁻⁻12 सेकेंड्स. तो बच्चों ऐसी रिएक्शंस जो विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दैट इज इन पिको सेकेंड्स, दैट इज 10⁻⁻12 सेकेंड्स और इवन लेस टाइम या इससे भी कम समय में कंप्लीट होती हैं, उन्हें हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फास्ट रिएक्शंस. बहुत सारी एग्जांपल है बच्चों. बेसिकली इसमें हम देखते हैं आयनिक रिएक्शंस. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो वी सी आयनिक रिएक्शंस. कौन सी रिएक्शंस देखते हैं बच्चों? आयोनिक रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सिल्वर नाइट्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में ले लें. इफ यू टेक सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, सोडियम क्लोराइड एक्वस, आयनाइज होते हैं ये Ag+NO3 नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. और क्या बनता है बताइए? ये जगह नहीं मैं नीचे लिख देता हूँ AgCl NaNO3. वी गेट प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3 एक्वस. ये भी पानी में बनता है. तो बच्चों ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती है फास्ट रिएक्शंस विच गेट्स कंप्लीटेड इन पिको सेकेंड्स और इवन इन लेस टाइम. बच्चों कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं नंबर 2 जो होती हैं वेरी स्लो और स्लो रिएक्शंस जो बहुत धीमी गति से होती हैं, है ना. दूसरी जो हमारी रिएक्शंस होती हैं दैट इज कॉल्ड एज स्लो रिएक्शंस. क्या होती है तिवारी सर स्लो रिएक्शंस? विच टेक्स प्लेस स्लोली. जो रिएक्शंस बहुत धीमी गति से होती हैं, है ना, टेक्स प्लेस स्लोली, है ना, टेक्स प्लेस स्लोली इन डेज और इन मंथ्स. कभी कभी इनको दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोरोजन, है ना. कोरोजन में आपने सुना होगा बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, है ना, आपने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन्स. हियर आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी नमी में रिएक्ट करता है बच्चों और ये बनाता है Fe2O3.XH2. आयरन है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. This reaction is called as slow reactions. Is it clear? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बच्चों जो मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं. That is called as moderate reactions. क्या होती है बच्चों मॉडरेट रिएक्शंस? Which takes place neither very fast nor very slow. मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं which takes place neither very slow, neither very fast, nor very slow.
तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस बच्चों जो न तो बहुत तेज़ी गति से होती हैं और न ही बहुत स्लो होती हैं, उन्हें हम मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस। चलिए एग्जांपल बताएंगे। इसका एग्जांपल है बच्चों हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। बच्चों जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनमें हाइड्रोलिसिस होता है, यू नो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा C12H22O11, है ना, नाम मालूम है इनका नाम क्या है? इसका नाम है सुक्रोज। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, पानी से इसकी रिएक्शन करवा दें बच्चों, तो क्या होगा? इट विल गिव C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। तो बच्चों इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू दैट कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। वन इज़ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं। दूसरी वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों जो स्लो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन बताया। और बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं विच टेक्स प्लेस नीदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। इज इट क्लियर? चलिए पॉज करिए, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मोस्ट हार्डली इट विल टेक ओनली 1 आवर टू गो थ्रू ऑल द यूनिट्स। इस यूनिट को आपको याद करने के लिए मेरा चैलेंज है बच्चों, ओनली 1 to 2 आवर्स इज रिक्वायर्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा प्यारा टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे? देखो बच्चों, हमारी मदर मान लीजिए कि रोटी से आटा बना रही है या आटे से रोटी बना रही है। मदर आटे से रोटी बना रही है, आटा हमारा हो गया रिएक्टेंट, रोटी हमारी हो गई प्रोडक्ट। जैसे जैसे रोटी बनती जाएगी आटे की मात्रा कम होती जाएगी, है ना। रिएक्टेंट की क्वांटिटी में क्या हो रहा है? कमी आ रही है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। चेंज समय के साथ दोनों में हो रहा है, रिएक्टेंट में भी हो रहा है, प्रोडक्ट में भी हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, आपने पढ़ा भी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, चेंज इन दी, एक बार में याद होगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स in unit time in chemical reaction, in unit time in chemical reaction is called rate of reaction, is called rate of reaction। बच्चों यूनिट टाइम में चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसके कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, जो उसके मात्रा में चेंज आता है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फार्मूले के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल, वो समय जिसमें चेंज हो रहा है। कोई बोले भाई तिवारी सर आप तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बताओ, तो हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, कि किस टाइम के अंदर रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब तिवारी सर ये बताइए इसका यूज क्या है? ये जो आपने हमें पढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूज क्या है? देखिए इसका यूज बताऊं मैं, इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, किस रिएक्शन में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, किस रिएक्शन में कम प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इसको सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के तरीके भी हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया राइट डाउन
मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, एक इक्वेशन दिया मैंने आपको, इक्वेशन दिया a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। मैंने आपको एक इक्वेशन दिया बच्चों, और मैंने कहा कि आप इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। पहले सिंपल वाली देता हूं आपको, a कन्वर्ट इनटू b, ये दिया आपको। a क्या हो गया आपका बच्चों? तिवारी सर रिएक्टेंट हो गया। b क्या हो गया आपका? ये प्रोडक्ट हो गया। बताइए भाई, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो क्या होगा? a की क्वांटिटी कम होगी समय के साथ, बिल्कुल सही तिवारी सर। b की क्वांटिटी समय के साथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a डिक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट b इंक्रीजेस। तो अगर हम दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें आंसर, तो अगर हम लिखेंगे रेट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट A, इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, भाई A की मात्रा में कमी, या डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट A इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। ध्यान से सुनिएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल। बच्चों जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसी के न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, हम इसको ये भी कह सकते हैं बच्चों, भाई डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ A में, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन टाइम इंटरवल, दोनों सही है भाई। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल, ये लिख दिया तिवारी सर, वो भी सही है, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल लिख दिया, वो भी सही है, क्योंकि A हट रहा है। चलिए दोनों सही है, ठीक। अब अगर हमें इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस dx बाई dt। भाई dx बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को काय से डिनोट करोगे, तो आप बोलोगे तिवारी सर dx बाई dt से। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट की जो मात्रा है बच्चों वो कम होती है। तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, तो माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विद द चेंज इन टाइम। समझिएगा बात को, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये कम हो रहा है। चेंज मतलब भाई कम हो रहा है, निगेटिव में कम हो रहा है। ये जो बच्चों ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, ये मात्रा को बताता है, एक ही मात्रा में कमी आ रही है और विद द चेंज इन टाइम, ये हो गया, ठीक। तो इन दोनों चीजों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे बोले भाई रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट बी, अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें अब कि भाई प्रोडक्ट बी के लिए क्या होगा, तो डिक्रीज की जगह पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, पूरा लिख लेना, ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल। या अगर आपको इंक्रीज नहीं लिखना है तो किताबों में जब न्यूमेरिकल दिया गया अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल, क्योंकि जितना ए डिसअपियर होगा उतना बी बनेगा। मम्मी ने जितना आटा यूज करती जाएगी उतनी ज्यादा रोटी बनती जाएगी। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं बच्चों, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रेट ऑफ अपीयरेंस नॉट डिसअपियरेंस, हम यहां पर ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यहां ले सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन बोलो टाइम इंटरवल, दोनों सही है। चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखें, प्लस dx बाई dt। तिवारी सर प्लस क्यों लिखा? भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो प्रोडक्ट की भी होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा बढ़ेगी, इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। बी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम।
तो बच्चों अगर आपको रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो देखो बिल्कुल ऑरली, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द चेंज इन टाइम। यदि आपको प्रोडक्ट के लिए लिखना है प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा तो पेपर में क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के लिए लिखना है। तो नीचे जगह नहीं है बच्चों, मैं पूरी इक्वेशन के लिए यहाँ लिखता हूँ। देखिए अब आप क्या करेंगे, जब पूरी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो आप ऐसा लिखेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, तो आप dx बाई डी टी लिखेंगे प्लस में ना माइनस में। अब आप क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट का लिखेंगे माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द चेंज इन टाइम, फिर इज इक्वल टू, फिर इसका लिखेंगे, जितने बार दिया है उतनी बार आप प्लस लगाते जाएंगे, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो जब भी कभी आपको इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए बच्चों, तो पहले आपको रिएक्टेंट के लिए लिखना है, फिर आपके लिए प्रोडक्ट के लिए लिखना है, और फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में आपको दोनों के लिए लिख देना है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूँ बच्चों इसी तरह से, राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, है ना। मैं आपको अगली जो इक्वेशन दे रहा हूँ उसके लिए आप तैयार हो जाइए, बड़ा मज़ा आएगा बच्चों, है ना। अगली इक्वेशन के लिए भाई सारे बच्चे तैयार हो जाइए। मेरी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। चलिए पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रिएक्टेंट ए एंड बी। भाई आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए एंड बी, ये रिएक्टेंट है ना, या पूरा ही लिख दें रेट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्टेंट ही लिख दें, फॉर रिएक्टेंट ए एंड बी। अब बच्चों बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये घटेगा कि बढ़ेगा? तिवारी सर ये जो होगा ये घटेगा, ए और बी की मात्रा घटेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ, दोनों में से कोई डिक्रीज लिख दो या डिसअपीयरेंस लिख दो, बात एक ही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी अपॉन टाइम इंटरवल, दोनों के रेट में डिसअपीयरेंस हो रहा है। चलिए रिएक्टेंट के लिए तिवारी सर माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो कमी ए में भी आ रही है, कमी बी में भी आ रही है, तो हम लिखेंगे माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम। जितनी बार आपको रिएक्टेंट दिया है बच्चों, उतनी बार आप इज इक्वल टू लगाते जाएंगे। हमारे पास 2 बार रिएक्टेंट थे, हमने एक पहले वाले का निगेटिव लिखा क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा कम होती है, हमने दूसरे वाले के लिए लिखा। चलिए इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स सी एंड डी, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस होगा? तिवारी सर ये रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी की मात्रा बढ़ेगी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी विद द चेंज इन टाइम। बच्चों एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, प्लस हट जाता है और प्लस की जगह पे इक्वल टू आ जाता है। रिएक्टेंट की तरफ हम माइनस लिखते हैं क्योंकि मात्रा घटती है, और प्रोडक्ट की तरफ बच्चों हम प्लस लिखते हैं क्योंकि मात्रा बढ़ती है। चलिए भाई अब अभी हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ, इसके लिए ओवरऑल लिखें, तो अब हम लिखेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, चलो ये दोनों इज इक्वल टू ये दोनों, तो हो गया माइनस, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए with the change in time is equal to minus change in the concentration of B with the change in time is equal to plus change in the concentration of C with the change in time is equal to plus change in the concentration of D with the change in time।
हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। पॉज करिए, इसे नोट करिए। अब बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको सिंपल बताया था, जहाँ पर मैंने कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया था। कौन सा कोएफिशिएंट नहीं लिया था? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, इक्वेशन दे रहा हूँ बच्चों, 2a + 3b। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मोल ले लिया, अभी तक मैंने नंबर ऑफ मोल नहीं लिए थे। मैंने लिखा 2a + 3b = 4b + 2d, ये ले लिया बच्चों मैंने। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल भी आ गए। अब क्या करोगे भाई? अब हम क्या करेंगे? चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट 2a and 3b। तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बोलो 2a and 3b, और भी ले सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अभी तक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? -dx/dt = -1/2। बच्चों बहुत याद समझिएगा इस चीज़ को। जब कोई भी हमारी इक्वेशन में बच्चों नंबर ऑफ मोल्स आता है तो हमेशा हम उसको अपॉन में ले जाते हैं। तिवारी सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ उनका कंसंट्रेशन सेम रखना है। भाई अगर ये 2 पार्ट है, 2 मोल है और हमें इसका कंसंट्रेशन बराबर रखना है तो हमें इसे 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए क्या लिखेंगे? 1/2a। ये अगर 3 मोल है हमें भी इसको इसके बराबर करना पड़ेगा। ये 1 मोल है तो ये भी हम लिखेंगे 1/3b। यहाँ पर 4 मोल है, हमें भी इसको 1 के बराबर करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? 1/4b। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स है आप उसको अपॉन में ले जाइए, बात खत्म। चलिए तो -dx/dt = -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद अ चेंज इन टाइम = 3 है, दिमाग मत लगाइए। -1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद अ चेंज इन टाइम। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। इसी तरह से बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट क्या है बोलो? 4b and 2d। तो यहाँ पर बच्चों जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर ये 2 और 3 या 4 और 2 लिखना ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हम बात तो किसकी करते हैं? हम बात तो सिर्फ रिएक्टेंट की कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमें ये लिखना ज़रूरी नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट बोलो क्या लिखें? यहाँ पे C कर लो, है ना, प्रोडक्ट CND। यहाँ पे मोल लिखना ज़रूरी नहीं है जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो। चलिए अब लिखते हैं भाई हम इसके लिए माइनस नहीं प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्लस। एक बार फिर से समझिए, ये जो मोल्स होते हैं, मोल्स को यहाँ पर इस जगह पे लिखना ज़रूरी नहीं होता। ए और बी लिख दिया, प्रोडक्ट COD लिख दिया। dx/dt = पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हमें 1 करना है, 1 करने के लिए 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ C विद चेंज इन टाइम = इसको क्या करेंगे? प्लस 1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ D विद चेंज इन टाइम। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर हम बच्चों ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन = पहले ऊपर वाले दोनों लिख दें -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम = नहीं, मोल कितने? 2 है ना, तो माइनस के पहले 1/2, ये हो जाएगा -1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद चेंज इन टाइम। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला पॉजिटिव था प्रोडक्ट का, प्लस 1/4, है ना, ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा नहीं तो, है ना, प्लस देखो ये वाला देख लो, ये वाला प्लस 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ सी विद चेंज इन टाइम। और ये वाला देखिए प्लस इज इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, सारे बराबर हैं, प्लस 1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ डी विद चेंज इन टाइम। तो बच्चों जब भी कभी, ये तो मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन इसलिए बताया कि पेपर में आपको वो कोई भी इक्वेशन दे दें, हर इक्वेशन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। चलिए एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको, जनरलाइज इक्वेशन दे रहा हूँ।
पॉज करिएगा, नोट करिएगा, है ना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद बच्चों हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे इसी पर बेस्ड। चलिए अब आपको मैं एक अप्लाइड इक्वेशन दे रहा हूँ जो आपने सुना होगा, N2 + 3H2 = 2NH3। ये रिएक्शन सबको मालूम है कि वह नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन देन इट फॉर्म्स अमोनिया, सबको मालूम है। चलिए इसके लिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भाई, चलिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, फॉर किसके लिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जब 3 मोल लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिखते हैं माइनस, बिल्कुल सही तिवारी सर, dx/dt इज इक्वल टू माइनस चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द चेंज इन टाइम, फिर इज इक्वल टू। अब बच्चों अगर ये 1 है और ये 3 होगा क्या, नहीं सर ये भी 1 होगा, 1/3। दिमाग नहीं लगाना, जो भी मोल है अपॉन में ले जाइए, इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द चेंज इन टाइम। चलिए अब किसके लिए निकालें रेट ऑफ रिएक्शन, अब निकालें हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर किसके लिए, अमोनिया, NH3 अमोनिया जो हमारा प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू प्लस चेंज इन दी 1/2, ये 2 था तो अपॉन हो गया, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बताइए भाई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ये हो जाएगी बच्चों ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, चारों को बराबर कर दीजिए, तो माइनस चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम। बच्चों जो हमारी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जितना नाइट्रोजन कम होगा उतना ही हाइड्रोजन कम होगा, उतना अमोनिया बनेगा, सारे कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये बिल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, उसके लिए जो हमें इक्वेशंस लिखनी है वो हमें कैसे लिखनी है ना। तो बच्चों यहाँ तक जो मैंने बताया उससे मुझे यकीन है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम इस पर बेस्ड क्या करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हो जाइए, सपोज करिए बच्चों ये हमारे पेपर में आ गया कि 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन गिव्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट इक्वेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आप पेपर में इसको 2 स्टेप में लिखें, आप पेपर में इसको 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इज इक्वल टू, बताइए अमोनिया और ऑक्सीजन का क्या होगा, अपीयरेंस होगा कि डिसअपीयरेंस होगा, डिसअपीयरेंस होगा क्योंकि रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको 2 स्टेप में लिखें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ये हमने लिख लिया। रेट ऑफ, बोलो बच्चों, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू, भाई जितना ये डिसअपीयर होगा उतना ही अपीयर होगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट ऑफ, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों आप, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO एंड वाटर, ये ले सकते हैं। अब देखो बच्चों अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को कॉमन लिखना है, ना तो रिएक्टेंट के लिए लिखना है ना तो प्रोडक्ट के लिए लिखना है, तो हम उसको dx/dt लिखते हैं। हम उसको क्या लिखते हैं, dx/dt इज इक्वल टू, अब ये डिसअपीयरेंस है इन दोनों का, तो माइनस 1/4, अभी कुछ देर पहले बताया था, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम इज डायरेक्ट। भाई पहले हम क्या करते थे, रिएक्टेंट के लिए अलग लिखते थे, प्रोडक्ट के लिए अलग लिखते थे, हम चाहे तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू माइनस 1/5 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द चेंज इन टाइम। तो ये डिसअपीयरेंस का हो गया। अब अपीयरेंस का लिख दीजिए, अपीयरेंस क्यों, डिसअपीयरेंस में माइनस आएगा तो अपीयरेंस में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस 1/4 change in the concentration of NO, change in the concentration of NO with the change in time is equal to plus 1/6 change in the concentration of water with the change in time। तो ये आपकी फाइनल हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देखो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के लिए लिखनी है ना प्रोडक्ट के लिए लिखनी है, तो वहाँ पर बच्चों हम इसको क्या मान सकते हैं, केवल पॉजिटिव फॉर्म में आप लिख सकते हैं, है ना। और रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट अपीयर होता है।
तो ये इस तरह की जो फॉर्मेशन है हमारे बच्चों, ये कहाँ काम आएंगे? व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल है ना, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन ये है बच्चों की एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इन्होंने एक हमें इक्वेशन दी है और सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने रिएक्शन आपको दी है इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखो, यानी वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले हम रिएक्टेंट का लिखते हैं फिर इज इक्वल टू हम प्रोडक्ट का लिखते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। आंसर नंबर 1, चलिए क्या लिखना है हमें? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन क्या होता है? नेगेटिव माइनस, और जो भी मोल होता है वो कहाँ चला जाता है? अपॉन में, तो -1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/5 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट पे आ गए, ये होगा प्लस, डायरेक्ट लिख दिया बच्चों मैंने, +1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO। ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा नहीं, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO विद दी चेंज इन टाइम, फिर NO के बाद ये वाटर बचा, +1/6 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद दी चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत बताइए भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं तिवारी सर। तो एक वाले पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसी पर बेस्ड ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, इसी पर बेस्ड उन्होंने अगला पार्ट दिया कि इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इतना, यानी NO का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इतना दिया है। NO यानी ये वाला जो आपका पार्ट है, देखो मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये वाला जो आपका पार्ट है फॉर्मेशन का वो इन्होंने इतना दिया है। कितना? 3.6 × 10⁻³ बच्चों ये जो फॉर्मेशन का पार्ट आपको दे रहे हैं ना, इसमें ये 1/2 और 1/4 शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा। आपको जो ये कह रहे हैं कि इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इतना, यानी वो सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, 1/4 को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है बोलो? तो क्या करना है? कैलकुलेट दी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। दो बातें पूछ रहे हैं कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इतना है तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालिए, बी छोड़िए अभी। तो हम इसका ए पार्ट करने जा रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है? ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं भाई। तो हमें जो निकालना है बच्चों, वो निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, ऑफ अमोनिया। अमोनिया का हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगी? इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। यहां देखो ना, जितनी भाई देखो ये दोनों माइनस में है, जितना ये कम होंगे उतना ये ज्यादा बनेंगे, क्योंकि सारे तो आपस में इक्वल है ना। तो कितनी अमोनिया डिसअपीयर होगी? उतनी अमोनिया डिसअपीयर होगी जितना Na अपीयर होगा, NO अपीयर होगा। ये दोनों बराबर है, इसको इससे कोरिलेट कर दो या इससे, किन्हीं भी दो को आपस में कोरिलेट कर दो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तिवारी सर आपने NO क्यों लिया? क्योंकि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अब आपको NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है और डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना दिया है? अमोनिया के डिसअपीयरेंस का फार्मूला है -1/4, है ना। मैं आपको इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, अमोनिया के डिसअपीयरेंस का फार्मूला। अमोनिया के डिसअपीयरेंस का फार्मूला हो जाएगा -1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO कितना होगा? ये NO है, +1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO विद द चेंज इन टाइम। यही हुआ। अच्छा, हमें क्या निकालना है? अमोनिया का अपीयरेंस। चलिए निकालते हैं। जब अमोनिया का अपीयरेंस निकालेंगे तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? ये होगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लो इस चीज़ को बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। अगले स्टेप में देखो, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी लिखनी है, इज इक्वल टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि डिसअपीयरेंस निकालना है, कम हो रहा है तो माइनस रहेगा। इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/4, 4/4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, तो NO की जो वैल्यू हमें दी है 3.6 इंटू 10⁻³ ये दी है वैल्यू। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3.6 इंटू 10⁻³ यही आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आ जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये पहला निकाला, ये हमने पहला निकाला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो फिर से देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने पूरा लिख दिया, पहला निकालना था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, तो हमने दोनों के फार्मूले लिख दिए, हमें ये निकालना है तो 4 वहाँ चला गया तो 4/4 और ये आ गया। चलिए अगला हमें क्या निकालना है बच्चों, अगला हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, वो हमने कर लिया है। अब देखिए अब हमें निकालना है बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कितना बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, एक बात बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना होगा, जितना कि होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यही होगा ना। तो इसका हम अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। बी हमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, भाई कितना NO बनेगा, उतना NO बनेगा भाई, ये दोनों फॉर्मेशन ही कहलाएंगे ना, ये डिसअपियरेंस है और ये अपीयरेंस है, तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो पूछा जाता है ना बच्चों उसे हम पहले लिखते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू, बोलो बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। आपने जो न्यूमेरिकल लिखा है बच्चों पॉज करके, उस न्यूमेरिकल में NO का फॉर्मेशन कितना दिया है, 3.6 इंटू 10⁻³ यही तो दिया है ना। चलो अब इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। देखो बच्चों ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसीलिए लिखी है, जो दो पूछा जाए उन दोनों की इक्वेशन लिख दो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है बोलो, +1/6 है ना। चलिए दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं ताकि ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा +1/6 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, NO, ये NO है, +1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO विद द चेंज इन टाइम, यही है ना। चलिए ये हमने ले लिया, बाकी अब हम पूरा मिटा दें क्योंकि अब हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, नीचे का तो क्लियर हो गया है सब। चलिए अब वैल्यू कितनी है, फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू फॉर्मेशन 3.6, ये हमारी वैल्यू थी फॉर्मेशन की। अब क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना। तो हम ये लिखेंगे 6 को उधर ले आएंगे, तो चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम dt, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 6 वहाँ चला जाएगा, 6/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद द चेंज इन टाइम। चलिए बताइए भाई NO का फॉर्मेशन कितना हमने निकाला था, NO का जो हमने फॉर्मेशन निकाला था वो निकाला था 3.6 इंटू 10⁻³ तो हो जाएगा चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 3 = 6 2 2 = 4, है ना। चलिए नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ तो ये लिखे रहने दीजिए 6/4, यहाँ पे हम लिखे रहने देते हैं 6/4, तो हो जाएगा 6/4 इंटू NO की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे फैक्टर को जो मैंने लिखा है आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5.4, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों 5.4 इंटू 10⁻³ 5.4 इंटू 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल था। क्यों, देखिए हमको जो भी क्वेश्चन पूछे पेपर में सबसे पहले हमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बनानी है, रेट ऑफ रिएक्शन से फिर हमें अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करनी है, ठीक है। पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए।
बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है इन अ रिएक्शन, एक ये हमारी रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, है ना, ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। तो ये N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। इसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन कितने टाइम में बढ़ता है? इन 5 सेकेंड्स विद द चेंज इन टाइम। तो वही हमने बताया। कैलकुलेट, आपको दो चीज़ निकालना है बच्चों, पहली निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब बच्चों देखो, जब भी कभी, मैंने आपको एक चीज़ बहुत प्यारी बताई है, कभी भी हमारी परीक्षा में कोई भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो अपीयरेंस के आए, चाहे वो डिसअपीयरेंस के आए, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के आए, सबसे पहले आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए। अगर आप वो लिख देंगे तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं भाई, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें हम इसके लिए? लिखेंगे इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द चेंज इन टाइम। ये हो गया बच्चों। चलिए, तो ये हमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके हम सवाल नहीं कर सकते। चलिए पहला पार्ट शो करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम किसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे? हमें निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, क्योंकि NO2 का तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 की हम क्या निकालते हैं बच्चों, बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 जो होगा, ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल मतलब ये पूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1/4। NO2 का निकालना है, ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, NO2 का पॉजिटिव में है, तो ये पूरा का पूरा हम इसको यूज़ कर लेंगे, ये पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम। चलिए वैल्यू रखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू NO2 के कंसंट्रेशन की कितनी वैल्यू दी है? ये दी है 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन टाइम कितना दिया है बोलो? 5 सेकेंड। तो ये हो गया 5, तो हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया बताओ? इज इक्वल टू 10 की पावर -2 और नीचे 2 5 ज़ा 10, ये 10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर -3, है ना। अगर आप यूनिट लिखो तो हमारा जो आंसर आया इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मोल, ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2। बहुत ईजी है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है अगला? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये कैसे निकलेगा भाई? N2O5 के कंसंट्रेशन में कितनी कमी आएगी बताइए? N2O5 के कंसंट्रेशन में उतनी ही कमी आएगी जितना कि NO2 के कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होगी। भाई सारे ही तो आपस में बराबर हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान दें, जो आपको दिया है और जो आपसे पूछा है, हमेशा उन दो को कोरिलेट कर दीजिए। जो पूछा है उसको पहले लिख दीजिए और जो दिया है उसको बाद में लिख दीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के बराबर होगा। चलिए तो हम N2O5 की वैल्यू लिखें, क्या है? N2O5 की जो हमारा मान दिया है वो क्या दिया है भाई? वो दिया है -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम। चलो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये कितना दिया है? ये दिया 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हमें निकालना ये है, तो 1/2 उस तरफ ले जाएं, 1/2 को उस तरफ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, ये माइनस है क्योंकि हमें यही निकालना है। तो 2/4 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, अब NO2 अपॉन चेंज इन टाइम की वैल्यू कितनी निकाला हमने, 10⁻³ भाई, यही तो निकाला हमने NO2 की पूरी वैल्यू। ठीक है, चलो इसको देखते हैं भाई क्या हो गया। अब ये हो गया 2/4, तो ये हम लिखेंगे 2/4 इंटू NO2 का कितना दिया था चेंज इन कंसंट्रेशन, बताइए भाई, सोच के बताइए, सारे बच्चे सोच के बताइए भाई कि N2O5 का चेंज इन कंसंट्रेशन कितना दिया था भाई, बताइए। हाँ बोलो भाई कितना दिया था, 2 2 4, तो यहाँ का 2 ऊपर चला गया है ना, ये नीचे आ गया, इनटू, हाँ सोच के बताइए बच्चों, जल्दी सोचिए और बताइए मुझे फटाफट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। चलिए N2O5 का लिखते हैं भाई, N2O5 का क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना निकाला बच्चों, 10⁻³ ये निकाला 10⁻³। अब हमें निकालना है N2O5 का कितना कंसंट्रेशन चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों हमारा पहला जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻³ और हमारा जो दूसरा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अगला हम बच्चों देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ये जो है हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है उसी में हम अगला देखते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है बच्चों, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बच्चों इसको पढ़ने के पहले एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों इफेक्टिव कोलिजन, है ना। वो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन। क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन? बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? देखो बच्चों, ये ए मॉलिक्यूल है प्लस ये बी मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है बच्चों, बी मॉलिक्यूल है। और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो ये बनता है 2AB, है ना। ये दोनों जो है रिएक्टेंट्स हैं, समझिएगा मेरी बात को। और इस तरफ जो बन रहा है ये प्रोडक्ट है। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया होगा तो क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के बॉन्ड टूटे होंगे क्योंकि 2AB है, ये वाला ए इस बी से जुड़ गया, ये वाला ए इस बी से जुड़ गया, रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड टूटे होंगे और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बने होंगे। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकराते हैं। तो उससे क्या होता है सर, जब ये टकराते हैं तो उनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं और जब बॉन्ड के टूट के वो नए बॉन्ड जो बनाते हैं उसके थ्रू वो प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? अगर इफेक्टिव कोलिजन कम होगा तो क्या होगा तिवारी सर? कम प्रोडक्ट बनेगा। इफेक्टिव कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या, इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the formation of product, बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि सर आपने तो हमें लिख के बताया कि जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा मॉलिक्यूल के बीच में उनके बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेंगे, जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेंगे उतने जल्दी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों कि क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। कम इफेक्टिव कोलिजन कम बॉन्ड, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन
ज़्यादा बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा टॉपिक करते हैं बच्चों कि राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उन सारे फैक्टर्स के बारे में लिखो जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बोलो, इफेक्ट करते हैं। तो राइट डाउन दी वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखें, चलिए देखते हैं। अब बच्चों क्या है, देखिएगा आंसर। पहला फैक्टर है बच्चों इसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा पहला फैक्टर है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन भी कम होगा। इफेक्टिव कोलिजन कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। और यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ये अगर ज़्यादा होगा, ये ऊपर मतलब ज़्यादा, नीचे कम, ज़्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो भी ज़्यादा होगा। और अगर इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। और अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो तिवारी सर फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कम होंगे, प्रोडक्ट कम बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया तिवारी सर। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों जो हमारा कहता है वो कहता है प्रेशर ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या कहता है, वो कहता है प्रेशर ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चों प्रेशर का जो फंडा हमारा चलेगा ये केवल उस रिएक्शन पे चलेगा जो रिएक्शन हमारी किस फॉर्म में होंगी, गैसियस फॉर्म में होंगी। तो प्रेशर ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट चलेगा ये किस रिएक्शन में होगी बच्चों, ये उन रिएक्शन में होगी जो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो अगर हमारी रिएक्शन गैसियस फॉर्म में है, इफ रिएक्शन इज इन गैसियस फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, यदि जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, इफ रिएक्शन इज इन गैसियस फॉर्म, यदि जो हमारी रिएक्शंस हैं ये गैसियस फॉर्म में है तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे बच्चों। एक बात बताओ, यदि हम प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो बच्चों अगर अपन प्रेशर को मान लो यहाँ पे 6 मतलब मान लो यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इफेक्टिव कोलिजन कम होगा कि ज़्यादा होगा, तिवारी सर इफेक्टिव कोलिजन कम होगा। चलिए हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो बताइए वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो, कम हो गया। तो वॉल्यूम कम हो गया तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए कि पास पास हो गए, तिवारी सर पास पास हो गए। जब पास पास हो गए तो इफेक्टिव कोलिजन कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। बहुत ईजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। भाई प्रेशर बढ़ाया, ये देखो ना, ये मैंने बताया था, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे कि बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। भाई पहले 1 लीटर में थे 10, जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, आधे लीटर में 10 हो गए। तो प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कम जगह में ज़्यादा हो जाएंगे। तो तिवारी सर इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, इफेक्टिव
इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात भाई, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका तिवारी सर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा। और भैया जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। कितनी प्यारी चीज़ है बच्चों कि इफ इन गैसियस फॉर्म प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स बढ़ जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और प्रेशर घटने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों हमारा ये है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ये तो बच्चों इजी है और आपने पढ़ा भी होगा कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है ना। कैसे बढ़ाता है तिवारी सर बताइए। देखिए बच्चों एक बात बताओ कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बिल्कुल तिवारी सर, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। भाई अगर मॉलिक्यूल हैं उनको गर्म किया जाए तो तेज़ी से भागेंगे, तेज़ी से इधर भागेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। भाई जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा भागेंगे तो ज़्यादा टकराएंगे, तो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा कि घटेगा। बिल्कुल तिवारी सर, बिल्कुल करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो भी बढ़ेगा। भाई इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे सर फिर तो छोड़ दो आप, फिर तो ये है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ गया ना तिवारी सर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब बात बिल्कुल साफ है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 3 फंडा बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। चलिए अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है बच्चों हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्या है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है बच्चों। पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया। यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। वो कैसे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यदि हम लकड़ी को जलाते हैं तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू बर्न, क्योंकि एक लकड़ी का लॉग ऑफ वुड, उसका सरफेस एरिया कम होता है। यदि उसी लकड़ी को बच्चों हम बुरादा के रूप में ले लेते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं बुरादा को, और उसको जलाएंगे तो जल्दी जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि इफ़ यू हैव कन्वर्टेड अ लॉग ऑफ वुड इनटू अ सॉडस्ट देन देयर सरफेस एरिया विल इंक्रीज। अगर हमने लकड़ी को बुरादे के रूप में कन्वर्ट किया है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और अब वो जल्दी जलेगा। तो रेट रिएक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। इसी तरह से बच्चों चौक है, चौक को, एक खड़ी चौक को पानी में डालें तो जल्दी गीली नहीं होगी, बारीक पीस कर डाल दें तो जल्दी गीली हो जाएगी। इट मीन सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। कोई एग्जांपल पूछे तो हम ये कह सकते हैं लॉग ऑफ वुड बर्न्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू बर्न whereas the sawdust dust will take a very less time to burn। चलिए पांचवा है बच्चों कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में तो जग जाहिर है, क्या होता है भाई कैटलिस्ट, विच डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों के लिए कैटलिस्ट हूँ, आपकी पढ़ाई तो नहीं करूँगा लेकिन आपको समझाकर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता हूँ। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, नेगेटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेंगे। तो बच्चों जो कैटलिस्ट है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट बच्चों वो होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। दूसरे जो कैटलिस्ट होंगे वो होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है ना। तो ये इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है ना। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बच्चों कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, जब हम अमोनिया बनाते हैं हेवर प्रोसेस से,
है ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल भी लिख के बता दूं। अगर आप देखें तो ये हो गया N2, ये हो गया प्लस 3H2 और ये हो गया आयरन और ये हो गया अमोनिया। तो बच्चों जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आयरन लेते हैं। तो आयरन क्या कर रहा है, अमोनिया के फॉर्मेशन को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आयरन होगा बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तिवारी सर थोड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट का भी एग्जांपल दे दो ना। चलिए देते हैं भाई नेगेटिव कैटलिस्ट का। बच्चों आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। और जब इस क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो बनती है फॉस्जीन पॉइजनस गैस COCl2 प्लस HCl, है ना। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2-2 लगा सकते हैं। तो ये जो है ये है क्लोरोफॉर्म, सबने इसका नाम सुना है, ये है क्लोरोफॉर्म। ये कौन सी गैस है बच्चों, ये जो गैस है ये गैस है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन आपको मालूम जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन कम करने के लिए हम इसके अंदर मिलाते हैं 1% इथेनॉल। क्या मिलाते हैं बच्चों, 1% C2H5OH। तो ये 1% C2H5OH क्या करता है, फॉस्जीन के क्वांटिटी को बहुत ही कम कर देता है, लगभग 0 के बराबर कर देता है। तो यहाँ पर आयरन अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो यहाँ पर इथेनॉल हमारा कौन सा कैटलिस्ट हो गया बच्चों, ये जो तुम्हारा 1% इथेनॉल हो गया, C2H5OH हो गया, ये कौन सा कैटलिस्ट हो गया बताओ, ये हो गया हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट। ये हमारा हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बच्चों मैंने कई सारे आपको पॉइंट्स बताए जो आप अपने पेपर में ले सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या इफेक्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा मैंने बताया आपको कि सरफेस एरिया, तीसरा मैंने बताया प्रेशर ऑफ रिएक्शन, अगला बताया आपके टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और लास्ट में बताया आपके कैटलिस्ट। तो बच्चों इनको अच्छे से पढ़िएगा, जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं रेट ऑफ रिएक्शन के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सो मेनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। अगले पार्ट में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तैयार रहिए बिल्कुल पढ़ने के लिए।